स्वागत दोस्तों, आगे चैनल के साथ सामने मौत चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का काफिला लगातार बढ़ता चला जा रहा है और केंद्रीय मंत्री की पार्टी में कांग्रेस ने मारी है सेंध। दोस्तों बताएंगे कौन से बड़े नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसी के साथ में चलेगी एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी अचानक से एनसीपी के फूट की खबरों के बीच पहुंचे हैं महाराष्ट्र। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों। और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 कांग्रेस पार्टी की बड़ी भूमिका के तहत होने जा रहा है, यानी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे तय करेगी, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पार्टी सबसे सीरियस तरीके से काम कर रही है दोस्तों। और पार्टी की तरफ से एक बड़े नेता को अपनी पार्टी में शामिल करवाया गया है। राष्ट्रीय लोक दल यानी केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के नेता और महासचिव मंगू सिंह त्यागी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं दोस्तों। मंगू सिंह त्यागी ने कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है दोस्तों। और इनके साथ में कई और आरएलडी के कार्यकर्ता पार्टी में शामिल हो गए हैं दोस्तों। त्यागी ने कांग्रेस पार्टी के साथ आने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति त्यागी समाज में एक बड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है दोस्तों। और इसका सबसे बड़ा कारण हाल फिलहाल में त्यागी समुदाय के लोगों के प्रति बढ़ रहे हिंसा के मामले से जुड़ा हुआ है दोस्तों। खासकर राज्य के अंदर कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि त्यागी समुदाय के कई सारे लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में ही राष्ट्रीय स्तर के त्यागी समुदाय से आने वाले चिराग त्यागी पर हमला हुआ था दोस्तों, उनकी जान चली गई थी। ऐसे में त्यागी समुदाय से जुड़े हुए वरिष्ठ नेता और आरएलडी से जुड़े हुए नेता जो एनडीए गठबंधन के अंदर एक बड़ी संख्या में वोट लेकर आते थे दोस्तों, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि त्यागी समुदाय का अच्छा खासा प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई बड़े इलाकों के अंदर है दोस्तों, चाहे मेरठ हो या फिर मुजफ्फरनगर हो, बागपत हो। और इन इलाकों के अंदर त्यागी समुदाय के वोटों को कांग्रेस पार्टी अपने साथ में लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है दोस्तों। ऐसे में समाज के एक बड़े नेता का साथ में आने से पार्टी के अंदर और ज्यादा मजबूती हुई है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर शिवसेना यूबीटी के लगभग टूट जाने की खबरों के बीच में एक बड़ी अपडेट सामने आती है दोस्तों, जिसमें दावा किया जाता है कि एनसीपी के भी जो सांसद है यानी एनसीपी एसपी शरद पवार पार्टी के जो सांसद है वो भी पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं। और इन्हीं सारी चर्चाओं के बीच में राहुल गांधी बीते दिन सुप्रिया सुले की बेटी की शादी के प्री वेडिंग सेरेमनी में पहुंचे दोस्तों, जहां पर उन्होंने सुप्रिया सुले और उनके परिवार से मुलाकात की दोस्तों और बधाई दी है उनकी बेटी को यानी सुप्रिया सुले की बेटी को। ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था जियो कन्वेंशन सेंटर में, जिसमें कई सारे बड़े लोग मौजूद थे दोस्तों। लेकिन क्योंकि चर्चा लगातार महाराष्ट्र को लेकर चल रही है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एनसीपी एसपी का विलय होगा, यानी सुप्रिया सुले अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में करवाएंगे। और इसे लेकर उन्होंने कहा था कि भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा इसका इंतजार सबको करना पड़ेगा। तो एक तरीके से इशारा मिला था कि कुछ ना कुछ चर्चा चल रही है कांग्रेस पार्टी में एनसीपी एसपी को शामिल करवाने का दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी की मौजूदगी और पवार परिवार से मुलाकात कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर ये मुलाकात कुछ बड़े रंग लेकर आएगी। और अभी तो केवल शादी वाली मुलाकात यानी पारिवारिक कार्य में शामिल हुए हैं, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर राजनीतिक कदम भी उठाया जाएगा, तो कोई दो राय नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा इस मामले को लेकर। और मानते हैं कि एनसीपी एसपी यानी शरद पवार की पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय होगा, तभी महाराष्ट्र के अंदर विपक्ष और मजबूत होगा और एनसीपी एसपी के नेताओं का भला होगा। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने फिर से जोरदार तरीके का प्रदर्शन किया है दोस्तों। पार्टी के चीफ अभिजीत दीपके ने ऐलान किया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते तब तक जंतर मंतर पर से उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा और आंदोलन लगातार निरंतर जारी रहेगा। अभिजीत दीपके ने वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सब काम कर रही है। उन्होंने सभी राज्यों के युवाओं से अपील की कि जेल भरो, आंदोलन की शुरुआत करो। उन्होंने कहा कि अगर मुझे अरेस्ट किया गया तो मैं लोगों से अपील कर देना चाहता हूं पहले ही कि जिस दिन मुझे अरेस्ट किया जाएगा उस दिन आप लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से अलग अलग जगह पर आंदोलन करना है और अपनी मांग पर एकदम अड़कर मुकाबला करना है। यानी जो मांग है दोस्तों शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, उस पर बिल्कुल भी बैकफुट पर नहीं जाना, डटकर मुकाबला करना है, डंके की चोट पर आगे बढ़ना है। और इसीलिए जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान उनकी ओर से यह बयान जारी करते हुए भविष्य की रणनीति का भी पूरी तरीके से व्याख्यान किया गया है दोस्तों। बता दिया गया है कि आगे क्या कुछ करना है। साथ ही साथ उत्तराखंड कांग्रेस का 28 जून से प्रदेश व्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू होने जा रहा है दोस्तों। इसके लिए 10 जिलों को 4 जोन में बांटा गया है। पिथौरागढ़ और बागेश्वर के साथ साथ चंपावत को गणेश गोदियाल लीड करेंगे, जबकि रुद्रप्रयाग, पौड़ी, गढ़वाल और चमोली की सीट की जिम्मेदारी हरक सिंह रावत को दी गई है दोस्तों। यानी टोटल 11 विधानसभा की सीट इस जोन के अंदर आती है, जोन 2 में आती है, जिसमें रुद्रप्रयाग, पौड़ी, गढ़वाल और चमोली जिले की सीटें हैं दोस्तों। वहीं पर जो तीसरा जोन है इसकी जिम्मेदारी प्रीतम सिंह को दी गई है दोस्तों, जिसमें 9 विधानसभा की सीटें आती है।
उत्तरकाशी जिले की 3 सीटें, पुरौला जो एससी रिजर्व सीट है, यमुनोत्री और गंगोत्री की सीटें हैं, और दूसरा क्षेत्र है टिहरी गढ़वाल जिला का जिसमें 6 सीटें हैं, और घनसाली देवप्रयाग और नरेंद्रनगर के साथ साथ प्रतापगढ़, टिहरी और धनौटी की सीट है। दोस्तों ऐसे में इन सारी सीटों को प्रीतम सिंह संभालेंगे और देखेंगे कि सारी की सारी सीटें पार्टी के खाते में जानी चाहिए, यानी 9 सीटों की जिम्मेदारी उनको दी गई है। और जो चौथा जोन बांटा गया है वो करण माहरा के नेतृत्व में आगे बढ़ने वाला है, यानी जो चौथा जोन है उसकी 13 सीटें हैं, जिसमें अल्मोड़ा जिले की 6 सीटें, नैनीताल जिले की 7 सीटें और टोटल मिलाकर 13 सीटों की जिम्मेदारी करण माहरा के पास है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने अपने 4 बड़े नेताओं को 4 अलग अलग जोन की जिम्मेदारी देते हुए उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में पार्टी को बड़े अंतर से जीत सुनिश्चित करने के लिए बोला है। दोस्तों इन क्षेत्र की सारी सीटों पर कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, क्या मुद्दे होंगे और क्या रोड मैप होगा, ये सब कुछ तय करेंगे। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि उत्तराखंड एक पहाड़ी इलाका है, इसीलिए हर क्षेत्र की अपनी खुद की दिक्कतें हैं और हर तरीके की समस्याएं हैं, तो इसीलिए हर क्षेत्र के मुद्दे हर अलग तरीके से उठाए जाने चाहिए। और अच्छा है कि अलग अलग जोन में बांट दिया गया है ताकि सब लोगों को अलग अलग जोन की समस्या सुनने का मौका मिले और वो इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी को पूरी अपडेट दे। दोस्तों इसके बाद कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो तैयार करे, यानी डिसेंट्रलाइज विकेंद्रीकृत कांग्रेस पार्टी की ये चुनावी तैयारी है जो एकदम सही तरीका है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया। दोस्तों सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए संजय राउत कहते हैं कि कुछ लोग कुत्ते तो होते हैं लेकिन वफादार नहीं होते, और ये बयान उनका किसके लिए है आप लोग जानते हैं। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय लिखिएगा दोस्तों कि आखिर किसको बोल रहे हैं संजय राउत, ताकि बाकी सब लोगों को पता चल जाए। साथ साथ एक और बड़ी अपडेट सामने आती है देश के एक सबसे ज्यादा जरूरी राज्य तमिलनाडु से। दोस्तों तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस पार्टी पर डीएमके पार्टी जो पुरानी सहयोगी पार्टी है उसने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी मौका परस्त पार्टी है। जब मौका मिला तो थालापति विजय के साथ में चली गई कांग्रेस पार्टी और डीएमके पार्टी को अकेले छोड़ दिया गया। लेकिन दोस्तों डीएमके पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, ऐसा इसलिए क्योंकि अकेले कांग्रेस पार्टी नहीं है बल्कि डीएमके पार्टी के साथ में 6 पार्टियों ने गठबंधन किया था, जिसमें से 4 पार्टियां डीएमके पार्टी को छोड़कर जा चुकी है। पहले कांग्रेस पार्टी, फिर लेफ्ट पार्टी यानी लेफ्ट की दोनों पार्टी चाहे सीपीआई हो या सीपीआईएम हो, और इसके बाद अब एक और नई पार्टी वीसीके पार्टी के बाद अलग हो गई है। दोस्तों यानी चौथी पार्टी जिसने डीएमके का साथ छोड़ा है वो है आईयूएमएल पार्टी, यानी मुस्लिम लीग ने अलग होने का फैसला लिया। दोस्तों मुस्लिम लीग ने कहा कि हम चाहते हैं कि अपना पार्टी का विस्तार करें तमिलनाडु के अंदर, और 1962 से डीएमके के साथ मिलकर काम कर रही थी ये पार्टी दोस्तों। और मुस्लिम लीग हमेशा से जितने भी विधायक जीते हुए आए हैं उतने उन्होंने डीएमके को सपोर्ट किया है, हर बार सपोर्ट किया है। लेकिन आईयूएमएल ने कहा कि हम अब अपने नए तरीके की रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए चुनाव के बाद एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में पापनासम के विधायक एएम शाहजहां को मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार में शामिल किया गया है। तो इसका मतलब आईयूएमएल पार्टी का मंत्री बन गया। तो उन्होंने कहा कि अब हम आधिकारिक तौर पर डीएमके से अलग हो रहे हैं। तो डीएमके पार्टी से अलग होने का कारण यह है कि अब वो टीवीके के साथ दिखना चाहते हैं और अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, यानी इसको लेकर अब कोई डीएमके का बयान नहीं आया दोस्तों। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने थालापति विजय की सरकार बचाने का फैसला लिया और डीएमके से अलग हुए, तब डीएमके के नेताओं के द्वारा उल्टा उल्टा बयान दिया जा रहा था। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि डीएमके को समझना चाहिए ये मौके की जरूरत है कि थालापति विजय तमिलनाडु के अंदर एक मजबूत पावर बनकर उभरे, अगर ऐसा होगा तो राज्य के अंदर 2 पार्टियों के बीच में संघर्ष होगा, थालापति विजय और दूसरा डीएमके पार्टी यानी एमके स्टालिन के पार्टी के बीच में दोस्तों। और एआईएडीएमके जिसके सहारे भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु को कब्जा करने की कोशिश कर रही है, उस पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं होगा। और ये कहीं ना कहीं सेकुलर डेमोक्रेटिक जो एक गठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन है, उसके लिए मजबूत स्थिति होगी। और इसीलिए राहुल गांधी ने फैसला लेते हुए थालापति विजय की सरकार बचाई और अब सारी पार्टियां डीएमके को छोड़कर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और टीवीके पार्टी यानी विजय की पार्टी के साथ में आकर खड़ा हो गया है दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर गोवा कांग्रेस ने राज्यव्यापी गोयम राखोन यात्रा यानी गोवा बचाओ अभियान की घोषणा की है दोस्तों। 22 सितंबर से ये यात्रा शुरू होने वाली है। इस यात्रा का उद्देश्य बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता को जागरूक करना और युवाओं और किसानों और आम नागरिकों की आवाज को बुलंद करना है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी इस यात्रा की शुरुआत इसलिए कर रही है क्योंकि प्रदेश के अंदर अगली साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं दोस्तों। और ऐसे में पार्टी 2 विचारों को लेकर आगे बढ़ रही है। एक तो गोवा में संगठन के विस्तार का प्रोग्राम है, दूसरा ये है कि आम जनता के जो मुद्दे हैं वो बुलंद आवाज में पार्टी के प्लेटफॉर्म से उठाया जाए दोस्तों। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जानकारी दी और कहा कि मापुसा के अंदर जन क्रांति की शुरुआत हुई है और गोवा के लिए उठो कार्यक्रम के तहत कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। भारी भीड़ कांग्रेस पार्टी समर्थकों की आई है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तैयार है जन क्रांति करने के लिए। इस कार्यक्रम में पार्टी की भारी उपस्थिति देखने को मिली, जिन्होंने मौजूदा सरकार को जवाबदेह ठहराने और गोवा वासियों के हित को प्राथमिकता देने वाली सरकार के निर्माण के लिए काम करने का संकल्प लिया है। और अभियान गोवा भर में एक सतत जनसंपर्क और लामबंद अभियान की शुरुआत का एक प्रतीक है। ऐसे में पार्टी के जो नए नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं दोस्तों, गिरीश चोनकर, उनके नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई है। ऐसे में तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस पार्टी के प्रभारी के तौर पर काम कर चुके हैं, अब ये गोवा लौटे हैं और गोवा में इनको पार्टी की जिम्मेदारी दी गई है दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर
महाराष्ट्र शिवसेना यूबीटी ने चल रहे घमासान के बीच में एक बड़ी अपडेट दी है दोस्तों। पार्टी की तरफ से बागी सांसदों को चीफ सेक्रेटरी अनिल देसाई ने विप जारी किया है दोस्तों। बैठक में शामिल न होने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके लिए सभी सांसदों को 24 घंटे का समय दिया गया है। आदेश में कहा गया कि पार्टी विप मिलने के बावजूद मंगलवार को ही लोकसभा सांसदों की बैठक में मौजूद न रहने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया जा रहा है। और नोटिस में लिखा गया है कि जरूरी मीटिंग में नहीं आने का कारण बताओ, और जब ये कारण ये लोग देंगे उस पर पार्टी फैसला लेगी कि कारण सही है, वैलिड है या नहीं है, और इसके बाद इन पर कार्रवाई की जा सकती है दोस्तों। और जब कोई व्यक्ति विप का उल्लंघन करता है, यानी अगर पार्टी ने बोल दिया कि इस बैठक में आना है, ये जरूरी बैठक है, इसके लिए विप जारी करते हैं, और अगर कोई सांसद या विधायक नहीं आता तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। एंटी डिफेक्शन एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखा जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि टाइम आ चुका है शिवसेना के इन सारे सांसदों को मजा चखाने का, इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन का मामला चलाने का, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बीजेपी सरकार के मंत्री को निशाने पर लिया गया है दोस्तों। जो अपडेट है वो ये कि बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी को अहंकारी मंत्री बताते हुए आरजेडी ने कहा कि सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु संत शिरोमणि सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज के जन्म स्थल संबंधित बेहद गैर जिम्मेदाराना, आधारहीन और तथ्यहीन और आपत्तिजनक बयान दिया गया है। यानी अशोक चौधरी का वीडियो है दोस्तों, जिसमें वो कहते हैं कि प्रथम गुरु का जन्म हमारे पटना के अंदर हुआ, हमारे बिहार में हुआ, और उनके बयान का जो हिस्सा आरजेडी की ओर से शेयर किया गया है दोस्तों, जिसमें वो कह रहे हैं कि इस प्रदेश के अंदर गुरु नानक जी का जन्म हमने कराया। इस बात को लेकर आपत्ति जताई गई है। शब्दों का इस्तेमाल किया गया है ये पूरी तरीके से विवादित शब्द हैं दोस्तों। और उससे बड़ी बात यह है कि ये जो तथ्य है वो भी झूठा बता रहे हैं। यानी गुरु नानक जी का जन्म नानकाना साहिब में हुआ था, जो अभी पाकिस्तान का हिस्सा है दोस्तों। और सिख समुदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना के पाटलिपुत्र के अंदर हुआ था दोस्तों, यानी पटना साहिब क्षेत्र के अंदर हुआ था। तो ऐसे में गुरु नानक जी और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम को लेकर बीजेपी सरकार का मंत्री पूरी तरीके से कंफ्यूज है दोस्तों। और गुरु महाराज की बेअदबी करने जैसे शब्द भी इस्तेमाल किए गए। आरजेडी ने कहा कि गुरु महाराज की बेअदबी करने वाले ऐसे अज्ञानी आदमी को नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए। ये चर्चा में बने रहने के लिए आदतन ऐसे विवादास्पद बयान देते रहते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने सारी हदें पार कर दी है और जघन्य अपराध किया है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के जो ज्यादातर मंत्री हैं, खासकर जो सरकार के मंत्री हैं, भी ये जेडीयू के ही नेता हैं, अशोक चौधरी, इन लोगों को थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है इतिहास के बारे में, और बयान इनको देना है और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर देना है। पहले इनको अपनी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, इतिहास पढ़ना चाहिए और थोड़ा ज्ञान लेना चाहिए। उसके बाद इस तरीके के ज्ञान बांटने चाहिए। साथ ही साथ शिवसेना शिंदे वाले बोलते हैं कि उद्धव ठाकरे उनकी पार्टी का यानी शिवसेना का कांग्रेसीकरण कर रहे थे, इसीलिए शिवसेना से अलग होने का फैसला लिया गया। यानी उद्धव ठाकरे से अलग होकर एकनाथ शिंदे के साथ में आ गया। और यही बातें बोलकर शिवसेना यूबीटी के जो सांसद बगावत कर रहे हैं, पलटी मारने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, और शिंदे के साथ जाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि शिवसेना यूबीटी का कांग्रेसीकरण हो रहा है। ये दावा एकनाथ शिंदे करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि कांग्रेस के ज्यादातर नेता अभी आज की डेट में एकनाथ शिंदे के साथ में है। चाहे संजय निरुपम हो, जो महाराष्ट्र कांग्रेस का एक चेहरा थे दोस्तों, अभी वो कांग्रेस पार्टी से शिवसेना शिंदे गुट में पहुंच चुके हैं। मिलिंद देवड़ा, जो मुंबई के कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े चेहरा थे, वो भी कांग्रेस पार्टी से शिवसेना ग्रुप में चले गए। चाहे एक और नेता सीताराम म्हात्रे का मामला हो, और रविंद्र दांगेकर का मामला हो, या फिर जयश्री जादव कोल्हापुर वाले हो, साथ ही साथ भागीरथ भलकाले हो, या फिर राजू पर्वे, ज्योति वाघमरे और गोविंद आहूजा हो, सबके सब शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में चले गए दोस्तों। ये सबके सब कांग्रेस पार्टी के नेता थे। तो कांग्रेसीकरण तो ये खुद की पार्टी का करवा रहे हैं एकनाथ शिंदे, और दावा कर रहे हैं कि शिवसेना यूबीटी का कांग्रेसीकरण हो गया है। यानी जब पलटी मरवानी है और एक जगह से दूसरी जगह नेताओं को शिफ्ट करना है तो बहाना कुछ ढूंढना पड़ता है। बाकी आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हृदय परिवर्तन इन बहानों से नहीं होता। हृदय परिवर्तन के पीछे कागज के बंडल होते हैं। आप लोग जानते हैं कौन से कागज के बंडल होते हैं दोस्तों। साथ ही साथ पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव बिहार के पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के शोकाकुल परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं दोस्तों, और उन्होंने परिवार के लोगों की पीड़ा जाना है और साथ में खड़े रहने का विश्वास जताते हुए कहा कि परिवार की पूरी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा, और जब तक मैं जीवित हूं परिवार की जिम्मेदारी मैं अपने कंधे पर लेता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे आप अपना बेटा समझिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम सारा खर्चा उठाएंगे, चाहे वकील को फंड करना हो, यानी वकील को इस केस में उतार कर उन सारे अपराधियों को, खासकर पुलिस वालों को, जेल के सलाखों के पीछे और उनको सजा दिलवाने का मामला हो या कोई भी अन्य मामला हो, पूरी तरीके से परिवार के साथ खड़े रहेंगे। पप्पू यादव ने यह आश्वासन दिया है दोस्तों। इससे पता चलता है कि पप्पू यादव जैसे नेता जो खुलकर आम जनता के साथ खड़े दिखाई देते हैं दोस्तों, काफी कम नेता हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को बिहार के अंदर पप्पू यादव के साथ आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों, और कहीं ना कहीं आरजेडी के साथ में कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, और आरजेडी के कई सारे नेता चाहते हैं कि पप्पू यादव को आगे ना बढ़ाया जाए, वो जनता के बीच में ना जाए, कांग्रेस पार्टी के बैनर तले काम ना करे, ताकि यादव समाज का वोट उनको मिलता रहे। लेकिन दोस्तों एक बात है कि पप्पू यादव की
मान्यता सर्व समाज में है और इसीलिए पप्पू यादव को अब कांग्रेस पार्टी को आगे करना चाहिए। खासकर बिहार के अंदर पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी के झंडे तले दिखाई दे हर जगह, तो इसे पार्टी को कहीं ना कहीं और ज्यादा मजबूती मिलेगी दोस्तों। आम जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी जितना पप्पू यादव के रास्ते दिखाई देने वाली है, यानी उनके थ्रू नजर आएगी, उतना ज्यादा आम जनता कांग्रेस पार्टी से जुड़ेगी दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार दोनों को पार्टी को बड़ी जिम्मेदारी देकर आगे बढ़ाना चाहिए तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही साथ खान सर को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, अंतरिम संरक्षण अगली तारीख तक बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि पटना के चर्चित कोचिंग वॉर मामले में शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को अदालत से बड़ी राहत मिली है दोस्तों। खान सर को पटना के सिविल कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करते हुए अंतरिम संरक्षण को अगली सुनवाई तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक बरकरार रहेगी। सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से मामले के अद्यतन केस डायरी अदालत में पेश की गई दोस्तों और दस्तावेज का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और फिलहाल यथा स्थिति बनाए रखने का निर्देश जारी कर दिया गया है। अदालत ने खान सर और उनसे जुड़े अन्य पक्ष को कोअर्सिव एक्शन का संरक्षण देते हुए पुलिस को किसी भी तरीके की कठोर कार्रवाई से फिलहाल दूर रहने के लिए बोला है। खान सर और बिंदु कोचिंग सेंटर के संस्थापक के बीच में जोरदार तरीके का विवाद हो गया था दोस्तों। इसके बाद रोशन आनंद के भाई की मौत के मामले को लेकर मामला काफी ज्यादा गंभीर हो गया दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बंगाल पुलिस ने टीएमसी के 3 बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है और एचडीएफसी बैंक में मौजूदा टीएमसी के इन 3 अकाउंट से पैसा निकालने पर रोक लगा दिया गया है, जिसमें टोटल मिलाकर 440 करोड़ रुपए जमा थे। पश्चिम बंगाल के अंदर चुनावी हार के बाद टीएमसी के भीतर पैसों को लेकर और संपत्ति को लेकर आपसी विवाद शुरू हो गया है दोस्तों। यानी तृणमूल कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसके पास कांग्रेस पार्टी से भी ज्यादा पैसा था, यानी केवल एक राज्य के अंदर सरकार चला रही थी टीएमसी, फिर भी उनके पास 1200 करोड़ के आसपास की संपत्ति थी दोस्तों। और क्योंकि अब पार्टी पर अलग अलग गुट दावा कर रहे हैं, विधानसभा के अंदर ऋतुव्रत बनर्जी दावा कर रहे हैं कि उनका कब्जा है, यानी उनके ग्रुप का कब्जा है, तो वो पार्टी पर क्लेम कर रहे हैं। और दूसरा सांसदों को लेकर काकोली घोष दावा कर रही है कि सांसदों का एक अलग ग्रुप है तो अलग टीएमसी बन गई है, तो अलग अलग टीएमसी की गुटबाजियां चल रही है दोस्तों। और इसे कहीं ना कहीं एक बात तय दिखाई दे रही है कि सारा जो खेल है दोस्तों वो पैसे पर कंट्रोल करने का है। जो टीएमसी के पास एक बड़ा अमाउंट है चंदे का 440 करोड़ के आसपास का, उस पर कब्जा करने, उसे हथियाने के प्रयास के तहत ये सारे काम हो रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि सारा गेम आखिरकार पैसे का ही है और इसीलिए इस पूरे मामले पर कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की पार्टी का पैसा ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को मिलना चाहिए क्योंकि पार्टी उनके पास है, और बाकी जो ये विधान मंडलों के अंदर गुटबाजियां चल रही है इसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए फंड पर, लेकिन इसके बावजूद फंड को फ्रीज कर दिया गया है, यानी उसे रोक दिया गया है, पैसा निकाला और डाला नहीं जा सकता। तो इसका मतलब ममता बनर्जी की पार्टी की जो गतिविधियां होती है जिसमें पैसा खर्च होता है उस पर अब रोक लगा दी गई है। साथ साथ दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बीजेपी के नेता जिस मेडिकल डिवाइस पार्क की बात कर रहे हैं वो प्रदेश हित में नहीं है। इसमें उद्योग को 1 रुपए स्क्वायर मीटर की दर से जमीन उपलब्ध करानी थी, 10 वर्ष तक 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली देनी थी, जबकि सर्दियों के दौरान राज्य के अंदर बिजली 7 रुपए प्रति यूनिट की दर से खरीदना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश की बहुमूल्य जमीन कौड़ियों के भाव नहीं दी जा सकती। 5000 करोड़ रुपए के मूल्य की भूमि को हम 1 करोड़ रुपए में नहीं दे सकते। और मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रदेश के संसाधनों पर जनता के अधिकार को सुनिश्चित रखेंगे और कोई भी बड़ा उद्योगपति या कोई भी ऐसी चीजें जिससे हमारे प्रदेश की जनता को हानि हो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तरीके से दोस्तों भाजपा बोल रही है कि ये जो मेडिकल डिवाइस पार्क है उसका क्यों नहीं उद्घाटन किया जा रहा है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से ये जानकारी दी गई है कि ये जो पार्क लगाया जा रहा है इसमें 5000 करोड़ रुपए की जमीन मांगी जा रही है जो हम नहीं उपलब्ध करवा सकते। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बिहार के अंदर बीजेपी ने 1 रुपए में अडानी को थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए जमीन दे दी थी, कई एकड़ जमीन दे दी थी जिसका मार्केट भाव कई करोड़ का था, तो बीजेपी सोच रही है कि अन्य राज्यों के अंदर भी इसी तरीके के काम होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जमीन देने से पहले उद्योग कितना ज्यादा सस्टेनेबल यानी कितना ज्यादा सतत हो सकता है, कितना अच्छे तरीके से काम चल सकता है, इन सारी बातों पर ध्यान देना चाहिए। और मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि 5000 करोड़ की जमीन को 1 करोड़ में नहीं दे सकते, तो बात एकदम सही है दोस्तों। और वैसे भी हिमाचल प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर जमीन के लिए पहले से ही मारा मारी है क्योंकि जमीन काफी कम है और प्लेन एरिया में ही लोग घर बना सकते हैं और पहाड़ वाला एरिया पूरा हिमाचल प्रदेश भरा हुआ है दोस्तों। ऐसे में जमीन देना वो भी हिमाचल जैसे जहाँ कम जमीन है लोगों के रहने के लिए कहीं ना कहीं आम जनता के साथ एक अन्याय वाली बात हो जाएगी। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के कर्नाटका के प्रदेश के गृह मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया दोस्तों। गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि अगर आरएसएस इतना बड़ा संगठन मेरे प्रदेश में चला रहा है, उस प्रदेश में चला रहा है जिसका मैं गृह मंत्री हूं, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यानी आरएसएस को उन्होंने पत्र लिखकर जवाब मांगा था दोस्तों, जिस पर कोई जवाब आरएसएस की तरफ से नहीं दिया गया है। एक तरीके से आरएसएस वाले इस मामले पर कन्नी काट रहे हैं। उनको लग रहा है कि गृह मंत्री प्रियांक खड़गे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे दोस्तों। लेकिन प्रियांक खड़गे ने कहा कि मैं तो इनको और समय देना चाहता हूँ,
मुझे जल्दबाजी नहीं है और मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। हम लोग फैसला जब भी लेंगे उससे पहले ये सुनिश्चित करेंगे कि उचित टाइम दिया जाए इनको जवाब देने के लिए। संघ वाले जवाब दे और बताए कि ये जो कह रहे हैं कि लाखों लोगों की फौज कुछ ही दिनों में खड़ी कर देंगे, तो ये मेरे राज्य के अंदर यानी कर्नाटका राज्य के अंदर कैसे काम कर रहे हैं बिना रजिस्ट्रेशन के, इनको जवाब देना पड़ेगा। ये तो हमारे राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा है। और प्रियांक खड़गे वापस से वही बात रिपीट कर रहे हैं दोस्तों और कह रहे हैं कि कर्नाटका भाजपा का सांसद कहता है यानी रमेश जिका जिनकी कहते हैं कि आरएसएस पर दलित समाज का व्यक्ति सवाल नहीं खड़ा कर सकता। तो इस पर प्रियांक खड़गे ने कहा कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या दलित समाज इस देश का हिस्सा नहीं है, क्या दलित समाज का संविधान में हिस्सा नहीं है, मुझे क्या सवाल करना है क्या नहीं करना ये आप लोग नहीं बता सकते। एक नागरिक के रूप में मेरा ये अधिकार है और कर्नाटका के गृह मंत्री के तौर पर मेरी ये संवैधानिक जिम्मेदारी है कि मैं उस संगठन से सवाल पूछूं जो संगठन दावा करता है कि वो मेरे राज्य के अंदर लाखों की भीड़ इकट्ठा कर देगा और जो संगठन दावा करता है कि वो भारतीय सेना से भी जल्दी देश के अंदर सेना भेजने की क्षमता रखता है। तो उसको बताना चाहिए कि आखिर ये हमारे प्रदेश के अंदर बिना रजिस्ट्रेशन के काम कैसे कर रहा है। अगर आप भी मानते हो दोस्तों की बात एकदम सही है, जो गृह मंत्री है उसकी जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से बनी रहे और लॉ एंड ऑर्डर के लिए अगर कोई संस्थान कोई संगठन खराब स्थिति पैदा कर सकती है तो इनको जवाब देना चाहिए। आप लोग की क्या राय है लेकर जो तक ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत